आज डेट है 9/9/2023। उसमें से स्पीडी करंट अफेयर और लुसेंट का जो साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हैं। आज दिन 4 है, डे 4। तीन दिन का वीडियो डाल चुके हैं। प्ले लिस्ट बना के अगर देखना है तो देख सकते हैं। अगर नया है तो मतलब कि सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और चंद्रयान 2 का महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चंद्रयान 2 देखने से पहले चंद्रयान 3 का कुछ 1-2 पॉइंट को देख लेते हैं। उसका अगला वीडियो में देखेंगे अच्छे से करंट अफेयर में। अब चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 में। कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 में। और उसके बाद में उसका लैंडिंग कब हुआ है? 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 का लैंडिंग कब हुआ है? 23 अगस्त 2023 में। 23 अगस्त 2023 में कहाँ हुआ है? कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और कहाँ लैंड किया है? चंद्रमा में, दक्षिणी ध्रुव में। और ऐसा करने वाला देश कौन सा देश बना है? पहला देश बना है। देखते हैं चंद्रयान 2 को। और चंद्रयान 3 का कोई अलग वीडियो में देखेंगे। चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला पॉइंट, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया। किसको? चंद्रयान 2 को। देखते हैं। जिसके लैंडिंग 48 दिन बाद 7 सितंबर 2019 चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश कब किया गया था? 20 अगस्त 2019 को होना था, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो से संपर्क टूट गया और वो असफल हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रमा 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। कितना हिस्से थे? चंद्रमा 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। ऑर्बिट, लैंडर और रोवर। ऑर्बिट, लैंडर और रोवर उसमें पहला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था और रोवर को प्रज्ञान। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट, इस मिशन की कुल लागत 978 करोड़ रुपये था। इस मिशन की कुल लागत कितना है? 978 करोड़ रुपये था। नेक्स्ट पॉइंट, इस मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम विनीता एवं ऋतु करीधल थी। इस मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम विनीता एवं ऋतु करीधल थी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। अभी कौन है? अभी है एम सोमनाथन है। और पहले कौन था? के सिवान। अभी का अध्यक्ष कौन है? इसरो का अध्यक्ष एम सोमनाथन। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रयान मिशन 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV-C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV-C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य इसमें से पहला, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2022। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2022। सभी घरों तक बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना 2022। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब है? 2023। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023। ब्रॉड गेज रूट के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। नेक्स्ट, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 था, अभी 2023 कर दिया। इसके लिए आवास
सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले करना था 2022, अभी 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब 2022 था पहले, अभी 2024 हो गया है। नेक्स्ट, हर घर जल नल, हर घर में नल से जल स्वच्छ या स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब रखा गया है 2025। सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य 2025। सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य 2025। नेक्स्ट, मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025। भारत में $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। नेक्स्ट, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। नेक्स्ट, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना 108 ट्रिलियन टन करना 2025। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना 108 मिलियन टन करना 2025। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य 2030। नेक्स्ट, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉन वाहन करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉन वाहन करने का लक्ष्य 2030। और आज जो सेट मारे थे झारखंड JSSCGL का, उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन था कि कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉन वाहन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है 2030 तक ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV या एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। HIV एवं एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047। भारत में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। नेक्स्ट, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। करंट अफेयर का देख लिया, अब देखेंगे फिजिक्स का जो डे 4 का है, इससे पहले डे 3 का हुआ। देखिए वीडियो डाल चुके हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। लुसेंट सीरीज, उसमें से आपको मिल जाएगा वीडियो, आप इसमें से देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों को द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच से की दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन बनने जैसा उसी को देखेंगे।
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश 1788 ने दिया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश 1788 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट, गुरुत्व ग्रेविटेशन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इसके आकर्षण बल का गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो और इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के ध्रुव पोल पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? महत्तम होता है। तीसरा, पृथ्वी विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिफ्ट में पिंड का भार। लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है? घटा हुआ प्रतीत होती है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट का पिंड का भार क्या होता है? घटा हुआ प्रतीत होती है। नेक्स्ट, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो यह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसे स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण कुर्ती त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से टकराकर उसकी छत से जा लगेगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट के गुरुत्व त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम इसमें है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह के कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्थात सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों की परिक्रमण काल भी अधिक होता है। सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों के परिक्रमण काल क्या होता है? अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध, परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध, जिसका परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन। जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण है, नेपच्यून है, का परिक्रमण काल कितना होता है? 165 दिन। नेक्स्ट, IAU ने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह कौन है? नेपच्यून है, वरुण। कब निकाला? 2007 में बैठक में। IAU ने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह कौन है? वरुण, नेपच्यून है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपकरण कहते हैं। जैसे
चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपग्रह के कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितनी अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह का कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितने अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितना होता है? लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह अपनी कक्षा से पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। उपग्रह अपने कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल बराबर क्या होता है? कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के परिक्रमण काल कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। क्या है पलायन वेग? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की ओर दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगा। कितना में? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट देखते हैं, केमिस्ट्री। नेक्स्ट केमिस्ट्री देखेंगे। नेक्स्ट बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब पर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परमताप की सीधी अनुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परम शून्य। परम शून्य क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभाव्यता तापमान -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अवागाड्रो नियम। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये अवागाड्रो संख्या कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य ताप व दाब विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुना अधिक है। हाइड्रोजन गैस के विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुना अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में एशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव 1869 ईस्वी में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का
भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त है। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, क्या क्या दोष है जो असफल रहा। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। नेक्स्ट दूसरा, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu, Hg, एल्युमिनियम, इस सब को रखा गया अलग अलग। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रखा गया, जैसे आयोडीन, इस सब को रखा गया। चौथा को देखते हैं। समस्थानिक के लिए स्थान नहीं छोड़ा। पांचवा, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। 8वें तत्व में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेंडलीव से पूर्व डोबे राइनर एवं न्यूलैंड ने भी तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उसके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। मेंडलीव से पहले कौन कर रहे थे? डोबे राइनर एवं न्यूलैंड ने कर रहा था, जो असफल रही। डोबे राइनर का अतिरिक्त नियम क्या कहते हैं? 1817 ईस्वी में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने 3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना एवं उन समूह को त्रिक कहा। इस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके, फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थ्योरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत कहा। नेक्स्ट पॉइंट। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। नेक्स्ट, न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व आए। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी सारणी में न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत असफल रहा। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले कब के 1913 में के नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा 1913 में किया, जो नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसमें गुण है ऊपर से नीचे आने पर आवर्त, फिर ऊपर से नीचे आने पर आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयतन ऊपर से नीचे आने पर घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मक ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिक गति ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या कितना होती है? 7 होती है। वर्ग कितना होता है? वर्ग संख्या 9 है।
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है एवं वर्ग की संख्या 9 है। और एक वर्ग 1 से लेकर 8 तक में 2 उपवर्ग ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या कितना हो जाता है? उपवर्गों सहित कुल संख्या वर्गों की संख्या 18। नेक्स्ट, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई आखिरी गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य क्या है? अक्रिय गैस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आयतन विभव ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्वों की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। आयतन विभव ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। तो देखते हैं बायोलॉजी राइबोसोम, ये सब पढ़ चुके थे राइबोसोम को। अब देखते हैं क्षार बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। डीएनए में अनुसंख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। डीएनए में अनुसंख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंधन, साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंधन होते हैं। नेक्स्ट, 1953 ईस्वी में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। 1953 ईस्वी में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस मॉडल के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए का कार्य। यह सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संरचना करता है जिन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए यह सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संरचना करता है जिन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था? हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट देखते हैं आरएनए का निर्माण। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संस्करण का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए एवं आरएनए का मुख्य अंतर। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? डीएनए आरएनए। डीएनए में इसमें ऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। दूसरा, डीएनए में इसमें बेस एसिडिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। आरएनए में इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। नेक्स्ट,
यह मुख्यतः डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए मुख्यतः केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका इसमें लवक पाई जाती है। जंतु कोशिका में इसमें लवक अनुपस्थित होती है। और पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित रहता है। पादप कोशिका में रिक्तता बढ़ती है और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में इसका आकार लगभग आयताकार होता है। जंतु कोशिका में इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बायोलॉजी का ही कोशिका भित्ति। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाओ ने देखा। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा था? बिरचाओ ने देखा। नेक्स्ट कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसमें से असूत्री विभाजन, यह विभाजन विकसित कोशिका जैसे जीवाणु, नील, हरित, शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। नेक्स्ट देखते हैं समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। वह केवल 2 से 3 मिनट में ही समाप्त होती है। अर्धसूत्री विभाजन फॉर्मर तथा मुर्रे 1905 ईस्वी ने कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया। फॉर्मर तथा मुर्रे 1905 में कोशिका विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इनका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन ट्रांसबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन ट्रांसबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। नेक्स्ट देखते हैं यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन कैसा होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। आज के लिए इतना ही। इतने दूर आप लोग देखे होंगे तो थैंक यू इसके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।